बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं फिर रोज़ाना की तरह अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा, मगर मेहमानों के तारुफ़ से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल पिछले कुछ दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम में उन बासलाहियत और बाकमाल मेहमानों को और पाकिस्तानियों को दावत दें जिन्होंने वाकई अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है और बाकी लोगों के लिए एक मोटिवेशन की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस तरह के मेहमानों का सिलसिला जो है बिल्कुल जारी रहेगा, और आपको भी अगर लगता है कि आपके कोई मतलब किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसी शख्सियत को जानते हैं जिन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी कौम के लिए, या कोई ऐसे या बहुत टैलेंटेड कोई इंसान है, तो उसको एक वाकई प्लेटफॉर्म की अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ उसे हमारे फेसबुक पेज पे रब्ता करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम चाहेंगे कि हम उस एक बाकमाल और बासलाहियत इंसान को सबके सामने लेके आएँ। खैर, अखबार में देख रहा था, अखबार में जो खबरें थी वो कुछ इतनी मज़े की नहीं थी। सुबह सुबह जो है वो कुछ ऐसी खबरें जिससे मुझे एहसास हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का शिकार है, क्योंकि हर तरफ से जो है वो मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एक ख़बर अफ़गानिस्तान के हवाले से, और अफ़गानिस्तान के बारे में मुझे ज़ाती तौर पे तो कभी ये समझ नहीं आई कि अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है या हमारा दुश्मन मुल्क है, या मतलब क्या हम अफ़गानिस्तान के हक़ में हमेशा बात करते रहते हैं। अब ये ख़बर सुनिए ज़रा। पाक अफ़गान सरहद पे झड़प, अफ़गानी फोर्सेस की चित्राल के शहरी इलाके पे गोलाबारी, 6 फौजी 5 सिविलियन जख्मी, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से अफ़गान चौकियों को नुकसान। खैर, इसमें जो भी है हमारी जो हुकूमत और हमारे जो फोर्सेस हैं वो बेहतर तरीके से निमट रहे हैं इस मामले से। उसके बाद एक और जो बड़ी सुर्खी है वो ये है कि हुकूमत ताजिर मुज़ाकरात फिर नाकाम, शटर डाउन हड़ताल आज भी होगी, ये कहते हैं ताजिर रहनुमा। और मशीर ख़जाना जो है वो कहते हैं कि 35 लाख ताजिर टैक्स नहीं देते। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है जो एक और अंदरूनी मसला बना हुआ है वो है आज़ादी मार्च। वो मौलाना फजल रहमान साहब एक पूरा लश्कर लेके निकले हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के मुताबिक आज़ादी मार्च शुरका के रास्ते में रुकावटें खड़ी ना करने का हुक्म। ठीक है जी, बस ये फिर नवाज शरीफ साहब का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है नवाज शरीफ को 8 हफ्ते के लिए रहाई मिल गई, सेहतमंद ना होने पर पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करने की हदायत। ये है जी खबरें, मगर इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम खबर है। वो खबर वो भी हमारे एक पड़ोसी मुल्क के हवाले से, ये जो कश्मीर का मसला लेके हमेशा पाकिस्तान को आंखें दिखाता रहता है। भारत की बात कर रहे हैं। भारत के साथ जो भी हमारे मामलात हैं, जैसा भी है, मगर जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ इसके बाद पूरी दुनिया को ये एक पैगाम पहुँच सकता है कि पाकिस्तान, भारत क्या किसी के साथ भी जंग नहीं चाहता है। पाकिस्तान अमन चाहता है और अमन के लिए वो किसी भी कोशिश तक जाएगा। अच्छा जी, ये है कि जहां पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात हैं वहां गुरु नानक देव जी की 550वीं सालगिरह के मौके पर एजाजी सिक्का जारी किया, 50 रुपए का सिक्का, और जिस पे उनका नाम भी दर्ज है। सिख बरादरी की बड़ी तादाद पाकिस्तान में इबादत के लिए आती है, और पाकिस्तान की तरफ से एक खुश आइंद कदम है कि इतनी परेशानी जब सरहदों पे है दो ममालिक का, उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो भारतीय शहरी जितने भी सिख हैं, उन सिख कम्युनिटी, उनके लिए पाकिस्तान में एक उनकी मजहबी इबादत और जितनी भी रस्में हैं उनको उनके लिए एक पूरी अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। और
इन सारे हालात के बावजूद पाकिस्तान ने 9 नवंबर को बाबा गुरु नानक की 50वीं सालगिरह के मौके पर, मतलब उनसे 30 दिन पहले करतारपुर बॉर्डर का इफ्तिताह करना है, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को पूरी दुनिया में सराहा जाएगा। खैर जनाब, ये तो आज की ताज़ा खबरें, मगर हमारे शो की खबर क्या है? हमारे शो की खबर यह है कि आज हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है। पाकिस्तानी कौम नौजवानों की एक बड़ी तादाद पर मुश्तमिल है, और इन्हीं नौजवानों में जब कोई बासलाहियत और बाकमाल कोई नौजवान अगर हमें मिलता है तो हमारे साथ शो में मौजूद होता है, तो हमें बड़ा एक फ़ख्र महसूस होता है इस बात पे। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये बड़े कम उम्र हैं मगर काफ़ी टैलेंटेड हैं। इन्होंने पाकिस्तान में काम किया मौसीकी के मैदान में, और उसके साथ साथ इन्होंने पड़ोसी मुल्क में अच्छा खासा काम किया, और अभी भी गैर मुल्की कंपनी, एक म्यूज़िक कंपनी, इनका एक गाना जो है वो लॉन्च कर रही है, और इन्होंने तामिल फिल्म के लिए भी काम किया, और भी बेशुमार इन्होंने काम किए। ज़रा इन्हीं की ज़बानी इनकी कहानी सुनेंगे। वैसे तो बड़ी कम उम्र से इनका कम उम्र है और सफ़र इतना लंबा लगता नहीं, बट इनके पास वाकई अपनी सलाहियतों के एतबार से बताने को और बहुत कुछ है। मेरे साथ मौजूद हैं फ़र्रुख अली मून, जो कि एक सिंगर हैं। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़र्रुख। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा फ़र्रुख, ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ। 19 साल के, मतलब 20 में लग जाऊंगा। 20? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। और सिंगिंग की एज कितनी है? जो आपके अंदर एक सिंगर है उसकी उम्र कितनी है? वो भी इतनी। अच्छा इतनी। अच्छा, कितने साल से सीख रहे हो? मैं, ये गाना एक ऐसी चीज़ है, गॉड गिफ्टेड ही होता है बेशक, बाय गॉड। ये सीखने से भी नहीं आता। ये सुर एक ऐसी चीज़ है कि बहुत मेहनत के बाद भी समझ ही नहीं आती सुर की। तो लेकिन खुदा ने डाला होता है, लेकिन उसको पॉलिश करना, फिर लोगों के इंस्पिरेशंस लेना, फिर लोगों से थोड़ा सीखना देखना, फिर इंसान पे खुद डिपेंड करता है। सही। लेकिन वो तो कुछ ना कुछ डाल कर भेजती है जिससे इंसान कामयाब हो सके अपनी लाइफ में। बिल्कुल सही है। हर एक के पास कोई ना कोई टूल तो होता है कि अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने का और बाकी लोगों से मुनफरिद और बेहतर बनने का एक टूल कोई ना कोई हर इंसान के अंदर एक सलाहियत मौजूद होती है, स्किल। अच्छा ये बताइए कि आपकी फैमिली में क्या और भी लोग मतलब फैमिली मेंबर्स में गाते हैं? बिल्कुल, मेरे पापा माशाल्लाह वो गज़ल की आर्टिस्ट है। मैं रफ़ाकत अली खान मेरे अंकल हैं, चाचू हैं। तू कुजा मन कुजा कोक स्टूडियो। मैं राहत फजील खान साहब का शागिर्द भी हूँ, सो उनसे भी बड़ा अच्छा लिंक है। मेरे 3 भाई हैं माशाल्लाह, 2 कीबोर्ड प्लेयर हैं, और बस तो घर से सब मतलब अभी भी म्यूजिक के लिए उतनी ही सपोर्ट जो बच्चे हैं, आपके बाद वाले भी बच्चे जो हैं उनको उतनी ही सपोर्ट है कि आप म्यूजिक को लेकर चल रहे हैं? हाँ, मतलब फैमिली में हो, अभी आएंगे तो मैं देखूंगा। नहीं, आपके बच्चे नहीं है, मतलब दूसरे रिलेटिव्स में जो छोटे बच्चे जो हैं उनको भी म्यूजिक? हाँ, अगर वो इस फील्ड में आएंगे तो जाहिर बात सपोर्ट ही होगी। उनके लिए दुआएं सबसे पहले बहुत होंगी, सपोर्ट जाहिर बात अगर आएंगे तो फिर। अच्छा। लेकिन वैसे तो सपोर्ट हर काम में ही होती है अपनों के लिए। अच्छा, काम बताइए, आपने पाकिस्तान में क्या क्या, वो जो आपका ऐसा काम है जो आप चाहते हैं कि वो जो आपकी अचीवमेंट है, हाँ, जिसमें आपने अपनी एक जीत समझी है वो काम, और पाकिस्तान से बाहर जो काम इसी तरह का है, वो जो काबिल ज़िक्र काम है, मैं चाहता हूँ कि आप वो शेयर करें अपने तजुर्बात। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी लाइफ स्टोरी थोड़ी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने बचपन में ही गाना स्टार्ट किया था। यही आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ, सही बताइए। बचपन में मैं तोतली आवाज़ में गाता था, थोड़ा सा वो लाइक करते थे फैमिली में, ज़रा मज़ा आता, सुर में था मैं। सो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा और गाने लग गया, थोड़ा और पता लग गया घर में कि गाते हो। सो पापा ने मुझे एक डायरेक्टर थे, मैं चैनल का शायद आई थिंक नाम डिस्क्लोज कर सकता हूँ या नहीं, कोई बात नहीं। तो उसी चैनल के डायरेक्टर ने कहा ये बहुत अच्छा बच्चा गा रहा है। मैं 7 साल की उम्र में, मतलब थोड़ा क्लासिकल गा रहा था। सो उन्होंने कहा हमारा एक शो स्टार्ट हो रहा है शब वजद, तो उसमें खान साहब, शगन अली खान, शफकत अली खान, मतलब बड़े लेजेंड के साथ मैंने फिर अलाप किया था वहाँ। तो वो बड़ा अच्छा शो गया। उसके बाद मैंने फिर चौराहा एक शो था लाहौर में किया, वो देखा गया बॉम्बे में, वहाँ मैंने सामने गाया था खान साहब नुसरत का।
तो वहाँ से मुझे फिर कॉल आई, मुझे मेरा कांटेक्ट कराची में हो गया था उस टाइम पे। कराची में जो मेरा कांटेक्ट था उसने मुझे फिर कॉल की कि आपके लिए कॉल है छोटे साथ शो के लिए। तो मुझे मेरे नाम से बाय गॉड आप कंटेस्टेंट कभी आपको मिले तो वो आपसे शेयर करेंगे। मुझे देख के फिर उन्होंने शो का नाम स्टार्ट किया दोबारा। छोटे स्टार्ट पहले सीज़न हो चुका था बंद, फिर मुझे देख उन्होंने कहा कि इस बच्चा अच्छा टैलेंटेड है तो दोबारा एक क्यों ना। तो फिर मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। अभी तक लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, अभी तक लोग जानते हैं, अभी तक व्यूज़ बढ़ते रहते हैं मेरे। अभी रिसेंटली गाना भी आया मेरा, वो आ चुका है। अभी तो आपकी आवाज़ जो है काफ़ी भारी। जी हाँ जी, भारी आवाज़ हो और गई। वैसे भी मैं रात का सोया नहीं, आप मेरी आंखें देख सकते हैं। क्यों नहीं सोए? बिकॉज मुझे रात को ही पता लगा आपके शो पे, मुझे खुशी थी कि खुशी से मुझे नींद ही नहीं आई। बस एक मीटिंग में थोड़ा सा बैठा था, सो मैंने कहा मैं सो जाऊंगा तो काम थोड़ा लेट जाएगा, तो मैं खुशी से मैं जाग कर ही आ गया। आपसे मिलने की इतनी खुशी थी। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी वो जो जिस आवाज़ को दाद देते रहे हैं हम लोग, वो बारीक बच्चों वाली आवाज़ थी। हाँ, मगर सही पक्की आवाज़ थी। तो अभी जो है वो आवाज़ में थोड़ी सी एक बेस आई है। तो आपके लिए म्यूजिक के हवाले से जबरदस्ती थोड़ी सी आई जी है। नए गेट्स जो हैं वो और भी ओपन हो रहे होंगे, बिल्कुल। है ना, नए डोर्स ओपन हो रहे होंगे कि आपको अभी फिल्म है, OST है। अच्छा कैसे ये थोड़ी अच्छा सवाल है आपको मैं इसका। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाती लेकिन तब काम खत्म हो जाता, आपको कोई नजर नहीं आ रहा होता काम। जब आपके पास मतलब लाइक जब मेरा आवाज था, जब मुझे चाहिए नहीं था किसी को, मेरा वोकल नहीं चाहिए था, बचकाना आवाज अब कहाँ आएगा, तब मुझे इतने मतलब मैं एक नॉर्मली बात कर चांसेस मिल रहे थे। अभी जब बड़े हुए तो कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा। ये खुद पे ही सारा डिपेंड कर रहा है। सर इधर इंडस्ट्री के हालात के हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में यहाँ पे म्यूजिक के लिए क्या आपको फ्यूचर नजर आता है। और आप इस वक्त जो है वो एक म्यूजिक वीडियो के लिए कराची में आए हुए हैं। हाँ मुझे स्पॉन्सर हुआ था। SR प्रोडक्शन, बहुत अच्छी प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है, इस बारे में भी मैं आपसे जानूंगा एक छोटा सा बाज। और एक वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में फिर से हाजिर हुए हम। और आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि कुछ सेट पे हल्की सी तब्दीली हुई है। वो तब्दीली, पहले तो मैं एक आर्टिस्ट के साथ था बैठा हुआ, एक फनकार के साथ, मगर इस वक्त जो है एक और आर्टिस्ट के साथ मौजूद हूँ मैं, एक बड़े आर्टिस्ट के साथ के मेरे इर्द गिर्द आर्ट के नमूने पड़े हुए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे आर्टिस्ट जो 3D पेंटिंग्स बना रहे और अपने मतलब ऐसे शाहकार हैं उनके कि वो एक मतलब दीवार पे भी अगर कोई तस्वीर बनाते हैं तो ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि वो इंसान असल हालत में वहाँ पे खड़ा है। तो इतनी बारीकी से एक चीज़ को देखना और फिर उसे एक आर्ट के उस मतलब पीस के एतबार से उसे सब कुछ उतारना, ये एक बड़ी महारत का काम है। और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारे साथ इतने बासलाहियत मेहमान मौजूद हैं, आर्टिस्ट मौजूद हैं। जनाब खलील नजमी साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, उम्मीद है आप भी खैरियत से। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और इस वक्त मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले हमारे स्टूडियो में ये एक तस्वीर मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, जो आपने बनाई थी और हम इस पे बड़े मुतासिर हुए थे कि ये आपने ये वो सारा एक मेटल की लुक दी हुई है और एक थोड़ा सा एक ऐसी एक इसे पेंटिंग कहते हैं, मेडालियन पोर्ट्रेट कहलाती है। पोर्ट्रेट कहते हैं, मेडालियन पोर्ट्रेट। मेडालियन पोर्ट्रेट, जी हाँ। तो इसमें मेटल की लुक है ये सारी, है ना? एक्चुअली ये जो फिनिश्ड फॉर्म में जो आप देख रहे हैं इसको, तो इससे डायरेक्ट मोल्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है फॉर स्टैंपिंग ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। इसी तरह का पैटर्न जो है उससे सिक्के बनते हैं। बिल्कुल सही है। ये तो था आपका काम जो हमने इसके ऊपर पहले भी बात की थी, मगर इस वक्त आप जिस काम के साथ तशरीफ लाए हैं वो हमें ही नहीं, मेरा ख्याल है कि जो देखेगा वो सब भी मुतासिर हो जाएंगे। हम तो मुतासिर हो चुके हैं। ये देखिए जरा, ये इस पोर्ट्रेट को क्या कहते हैं? ये हैंड पेंटेड 3D पोर्ट्रेट है। हैंड पेंटेड 3D पोर्ट्रेट, जी हाँ। वाह। और
ये शुरू होती है यहाँ से। अच्छा ये पहले इसका मास्टरपीस जो है वो वुड के ऊपर हैंड काफ किया जाता है। ठीक है। हैंड काफ करने के बाद अच्छा नहीं, ये वुड के ऊपर जो है ये मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट नहीं है ये? नहीं ये मुकम्मल, ये वाला जो ये मुकम्मल है हर लिहाज से। अच्छा कंप्लीट है ये? जी हाँ। ठीक है। इसी से ये बना है। यस ये है, तो ये थर्ड स्टेप है इसका। यस ये देखें ना ये। जी हाँ। ओके, मगर ये दो अलग अलग पोर्ट्रेट्स हैं। जी हाँ, एक्चुअली ये बनने के बाद फिर इसका पैटर्न बनता है। हाँ। और फिर इसको मैं फाइबर रेजन में बनाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और फाइबर रेजन में बना के उसकी फिर से फिनिशिंग होती है, जो आप ये देख रहे हैं मेडालियन पोर्ट्रेट पैटर्न जो रखा हुआ है सामने। ओके हाँ, ये भी है। ये काइंडली दिखा सकते हैं आप? अच्छा जी अगर मुझे ओके यस, ये तो मुझे कोई 1 लाख रुपए का सिक्का लग रहा है, इतना बड़ा। इतना बड़ा। अच्छा, तो ये उसका मेडालियन पोर्ट्रेट है? जी, इससे ये बनता है पहले मेडालियन पोर्ट्रेट, इसको फिनिश कर दिया आपने, और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप में हाँ। इसी से, ये जो आपके हाथ में है, इसी से फिर ये हैंड पेंटेड पोर्ट्रेट बनाई जाती है 3D में। बिल्कुल सही। मगर मुझे एक बात बताएं, ये आपने 3 अलग अलग लाइक मीडियम्स पे एक ही तस्वीर बनाई है आपने। जी हाँ। और इसमें रत्ती बराबर जो है वो फर्क नहीं है, कोई सांचा वगैरह रखा हुआ है आपने? जी, ये तो सांचे से बनती है ना। सांचे से बनती है, और वो भी सांचे से बनती है। सही है। तो यानी इसके बाद ये बन गई, फिनिश कर लिया बिल्कुल सही है। फिर एक मोल्ड और बनता है जो कि फिनिश्ड मोल्ड कहलाता है। सही है। तो फिनिश्ड मोल्ड से जब फिर हम मैच प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके बाद फिनिश मोल्ड से वो पीस बना के और फिर उसको हैंड पेंट कर लिया गया। बिल्कुल सही, जबरदस्त जबरदस्त। तो यहाँ पे ये काम जो है, मतलब अब किससे इंस्पायर होके आपने इस 3D पोर्ट्रेट की तरफ आए हैं आप, और आपने काम शुरू किया? मेरा असल में एक पैशन ये है, अब जो मैं काम करना चाहता हूँ वो ये कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज से निकल के बाहर भी अपने काम को रोशनास कराना चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने सोचा ये है कि इस वक्त जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बहुत एक्टिव है इंटरनेशनली, हमारी जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वो बहुत एक्टिव हैं, और हम रिलेशनशिप दुनिया के साथ अपनी और इमेज को बहुत बेहतर बनाना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से आई एम पुटिंग इन माई एफर्ट ऑल्सो कि ये जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनकी पोर्ट्रेट्स इस तरह से डेवलप करके और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे उनको प्रेजेंट कर सकूं मैं। तो कुछ इस तरह। ब्रिलियंट आइडिया, ये अच्छी बात है माशाल्लाह। और आप के अंदर वो सलाहियत भी मौजूद है कि आप किसी भी सतह पे काम जो है वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ग्रेट। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब फारूक साहब भी मौजूद हैं। ये बड़े आला पाए के सिंगर हैं। अच्छा माशाल्लाह। उम्र बड़ी इनकी कम सी है, मगर काम के ये बड़े पूरे और बेहतरीन गाना गाते हैं। अच्छा, तो फारूक आपसे बात हो रही थी वक्फे से पहले कि इंडस्ट्री के, मतलब आप अभी बता रहे हैं कि अभी आपके पास आवाज है, आवाज में तब भी थी। हाँ, मतलब वो जो टाइम की बात कर रहा हूं। हाँ, जो एक बेस है आवाज में। अब हमारे पास फिल्म्स बन रही हैं, OSTs हैं, और भी बहुत सारे डोर्स जो हैं वो ओपन हुए हैं। तो आप किस तरह देखते हैं फ्यूचर को? क्या काम वाम की अपॉर्चुनिटीज आप तक भी उसी तरह हैं, या सिर्फ चंद लोगों तक ही महदूद हैं ये? नहीं, ये मेरे ख्याल से आजकल के दौर की बात की जाए तो दौर इतना मुश्किल हो गया। पहले तो चलो काम मिल जाता था, अब तो लोग आपके काम को देख के काम देते। आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको काम मिल सकता है, आप लुकिंग अच्छी है, आपकी हाइट है, अब तो ये स्टाइल हो गया ना, थोड़ा टोन है। सिंगर में हाइट का क्या काम भाई? नहीं, मैं बस मेरी हाइट बहुत अच्छी है, मुझे कोई सिंगर की जॉब नहीं मिली। नहीं, मैं नॉर्मली बात कर रहा। अच्छा, थोड़ा सा खुद ही अपने ऊपर डिपेंड हो गया सब कुछ। आपने ही अपने आप को दिखाना है अपना, तभी आपको ऑफर्स आएंगी, जितनी भी स्ट्रगल कर लो आजकल। लेकिन असल में आपको कंप्लीट पैकेज बनना पड़ता है। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान में। सही नहीं, अच्छी बात है, वर्ल्ड वाइड है। मगर हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है। हम जैसे MM आलम साहब जो थे, उन्होंने जब 11 जहाज गिराए तो लाहौर में जब उन्होंने लैंड किया तो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि शाम में तो लोग उन्हें पहचानेंगे और बहुत वाह होगी उनकी। और अनारकली में वो टहलने के लिए जब निकले तो किसी ने नहीं पहचाना।
क्योंकि लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जिस बंदे ने जहाज गिराया वो 11 मतलब 6.5 फीट का तो होगा कम से कम। तो एक इमेज भी होता है ना हीरो का, तो वो उस इमेज की तो वो कितने फुट के थे? वो तो हार्डली मेरा ख्याल है शायद 4.5-5 फीट के थे। नहीं, हम 5.5 फीट मतलब के 5 जो- फुट डैश ऊपर चढ़ के गिरा। ले जी, एक वक्फे का वक्त आ गया, फिर से वक्फे से वापस आएंगे तो हम बात करें खलील नजमी साहब से, मजीद बात करेंगे, फरूख से बात रहेगी और फरूख को कहेंगे भाई कि हमें गाना भी सुनाएंगे, गाना सुने बगैर हम इन्हें जाने नहीं देंगे। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। मौजूद हैं दो हमारे पास सलाहियत मेहमान मौजूद हैं जिनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। एक हैं खलील नजमी साहब जो कि मुसव्विर हैं, आर्टिस्ट हैं, और दूसरे जो हैं हमारे दोस्त फरूख जो कि सिंगर हैं, और इनसे भी बातचीत का सिलसिला जारी है। नजमी साहब, ये बताइए कि ये आपकी जो पेंटिंग है इस वक्त 1 2 3 4 5, इन 5 जो आपके वो जो पोर्ट्रेट्स हैं इनमें 4 अंतहाज अरबी वाले हैं। जी, तो जी। इसकी वजह क्या है जरा? असल में जैसे इसलिए क्यों मुतासिर हो गए आप इनसे? नहीं, असल में मैंने आपसे जैसे अर्ज किया कि हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करना चाहती है बिल्कुल दुनिया के सही। मुख्तलिफ ममालिक से। तो मैंने सऊदी अरेबिया से मैंने शुरू किया है ये, क्योंकि जब मोहम्मद बिन सलमान जब यहाँ आए थे जी। और उन्होंने कहा था कि जी वो आई वुड बी पाकिस्तान एम्बेसडर इन सऊदी अरेबिया, जी। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर की थी बात। तो उसके बाद मैंने एक कंप्लीट सेट बनाया, इसमें एक तीसरी तस्वीर भी है Okay. जो कि किंग सलमान के फादर की है, जो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वो पॉलिश पे गई हुई थी। Okay. तो बहरहाल तो ये कंप्लीट सेट मैंने तैयार किया है, और मेरी कोशिश है अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वहाँ इस सिलसिले में मेरा ख़त गया हुआ है थ्रू द प्राइम मिनिस्टर हाउस, और वो कंसिडर कर रहे हैं इसको एज ए सुवीनियर प्रेजेंट करने के लिए टू दी सऊदी हेड ऑफ स्टेट। तो देखिए, अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हो जाए मामला और मैं ये प्रेजेंट कर सकूं। तो उसके बाद ये कि और दूसरे काम है जैसे ये कलर पोर्ट्रेट्स है, जी। इनको भी, इसका भी सेट डेवलप करना चाह रहा हूं मैं। तो आई एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह आई विल फाइंड गवर्नमेंट पैटर्नेज फॉर दिस। तो आपकी मतलब जो आपके हाथ की बनी हुई तस्वीर और जो पोर्ट्रेट्स वगैरह हैं, वो अगर आम आदमी अपने घर की जीनत बनाना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार है? ये तो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। बाहर ऐसे ना करें। एक्चुअली मुझे तकरीबन अच्छा। एक पोर्ट्रेट बनाने पे कोई महीने से 1.5 महीना लग जाता है। अच्छा। तो अब मेरे तो जाहिर है मेरे भी टाइम की कीमत है। हाँ, आई ऑल्सो हैव अ किचन टू रन। एग्जैक्टली। तो हमें भी बिल्स देने होते हैं, आर्टिस्टों को भी बिल देने होते हैं, आप भी जानते होंगे। ज्यादा होते हैं आर्टिस्ट के बिल ज्यादा होते हैं। तो बहरहाल तो ये वजह है कि वो उनके रेंज से बाहर निकल जाती है। मेरे दोस्त हैं, पैटर्न्स हैं, जो कि अक्सर बेशतर ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं, अपने पेरेंट्स की तस्वीरें बनवाते हैं और जिनकी उनको सुवेनियर के तौर पे किसी को पेश करना होता है तो वो बनवाते हैं, ऑर्डर करते हैं। अच्छा। तो ये सिलसिला चलता रहता है। बाकी उससे हट के जो काम होता है, जो खास तौर से कायदे आज़म पे मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं। जी। आपने इससे पहले भी देखी, बल्कि आपके यहाँ हमारे सेट पे तस्वीर मौजूद है। तो अभी इसका मैंने सेट तैयार किया है, अल्लामा इकबाल साहब की पोर्ट्रेट भी बनाई है मैंने। Okay. मैचिंग पोर्ट्रेट, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि देखिए हम बहसियत कौम अगर देखें तो हम हमारी जो गहराई है कौम की सोच में वो नहीं है, काफी सतही सा मामला है। हम लोग गहराई में सोचते नहीं। वजह इसकी ये कि हमने कायदे आज़म को तो हम आइडेंटिफाई करते हैं एज फाउंडिंग फादर, मगर जो हमारे समझिए कि रहबर हैं रूहानी तौर पे, जिन्होंने अल्लामा इकबाल ने, उनकी शायरी ने मुसलमानों को मोटिवेट किया, तो उनके रोल को हम फरामोश कर बैठे हैं। और जो उनकी समझिए कि नसीहत थी अशार के जरिए, हमने उनको बिल्कुल भुला दिया, मिटा दिया बल्कि उनके रोल को। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि कायदे आज़म के साथ साथ अल्लामा इकबाल की पोर्ट्रेट्स भी जीनत बननी चाहिए दफातर की, और उसके साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना की भी तस्वीर होनी चाहिए। बेशक। इसलिए कि मादर मिल्लत जो है वो सिंबल थी
खवातीन के रोल का जो बेशक, तहरीके बेशक, पाकिस्तान में ऐसा। और हमारे माशरे में औरत की इज्जत बढ़ेगी जब हम मादर मिल्लत को पहचानेंगे और उनकी इज्जत एहतराम करेंगे। नहीं, आपने बहुत ज़रूरी बात की। इस हवाले से काम होने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, तो उनकी जो तालीमात हैं, जो उनकी फिक्र है, जी हाँ। उसको नौजवानों तक मुंतकिल करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने अपनी फिक्र में नौजवानों को मतलब बताया कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, खुद को पहचानने की ज़रूरत है, किरदार साजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो यही वो कुछ चीज़ें हैं जिससे हम इन अपने नौजवानों से और बेहतर अंदाज से काम ले सकते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे नौजवान बिल्कुल सही समत में, और मतलब पिछली कुछ दहाइयों की निस्बत कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बड़ी अच्छी रफ्तार से काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो ये आप जैसे ही लोग हैं जो मतलब उनको सराहते हैं, और जिस तरह भी आप एक डिफरेंट आइडिया के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ बहुत हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह बस अपने फन में खोए रहें और बस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते बहुत रहें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा फारूक साहब, यस सर। अभी वक्त आ चुका है कि हम आपसे सुने गाना, ठीक है? आप हमें गाना सुनाएंगे? जरूर, क्यों नहीं। बिल्कुल सही है। तो वो गाना जो आप कराची में जिसकी शूट के लिए आए हुए हैं, जिसके काम के लिए आए हुए हैं, हाँ, तो जरा इसके बारे में बताएं कौन सा है ये, और फिर अगर वही आप सुना देंगे तो क्या बात। डेफिनेटली वही सुनाऊंगा। वो यहाँ की बहुत सी एक SR प्रोडक्शन है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया इसके लिए, तो मुझे गाना भी सेंड किया था कि आप इसका कुछ सोचो। वो कंपोजिशन और थी, लेकिन मैंने फिर इसको थोड़ा सा स्टाइल देख के बना के तो आपकी नज़र करता हूँ अभी। इसकी वीडियो के लिए मैं आया हूँ। अच्छा, इसकी वीडियो के लिए आए हैं हाँ, आप? तो कराची में। ठीक है, कब है शूट इसकी? हो चुका है आधा अभी। अच्छा, हो रहा है काम। So, सही है। especially- कोई अपने देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहते हैं आप, क्योंकि आप को 7 साल की उम्र से जो है आप स्क्रीन पे हैं और लोग आपको जानते हैं, आप डिफरेंट जो है वो शोज का हिस्सा रहे हैं। Yes. तो जो आपके देखने वाले हैं, चाहने वाले, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लोगों के अंदर जो खुदा ने कुछ सारी बातें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, उसको पहचानें और उसके ऊपर मेहनत करें और उसको निखार कर फिर दुनिया को दिखाएं, तो वो बहुत काम आएगी उनके। बिल्कुल सही है। तो मैं यही जनाब, कहना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फारूक, you so आप much, तशरीफ लाए। खलील साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, और My pleasure, my वाकई pleasure। बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, गपशप रही। प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा जो है वो आपके इस गाने के पे वो इख्तिताम हो जाएगा उसका। तो उसके बाद जब हम आएंगे तो एक नहायत अहम मौजू पे हमें बात करना होगी, जिसमें आप दोस्तों का साथ हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होगा। तो आपके इस सॉन्ग के साथ एक वक्फे की भी दरख्वास्त करता हूँ आप सब। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूँ फ़हीम अब्बास, और एक वक्फे से पहले हमारे साथ कुछ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद थे, बड़े बासलाहियत और बाकमाल मेहमान। और ऐसे ही एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं नौजवानों की बहबूद के हवाले से, नौजवानों की तरबियत के हवाले से, क्योंकि हमारी जो कुल आबादी है उसका ज़्यादा हिस्सा नौजवानों पे मुश्तमिल है। और नौजवानों का किरदार किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, उसकी तरक्की के लिए वो बहुत अहम होता है। हम बहैसियत कौम अपने नौजवानों पे कितना काम कर रहे हैं, हमारे नौजवान किस समत में इस वक्त जा रहे हैं, और ये एक हकीकत है कि इस वक्त के जो मौजूदा जो दौर में अगर देखा जाए 2019 के हिसाब से, तो कंपैरेटिवली हमारे नौजवानों में जो एक जिम्मेदारी का एहसास है वो पहले की निस्बत ज़्यादा है। आपने ये देखा होगा कि पिछले कुछ इलेक्शंस में भी नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने सियासत में हिस्सा लिया, और उन्होंने पॉलिटिकल अवेयरनेस के हवाले से हमें बड़ी एक मेजर चेंज देखा। फिर आज जब पूरे दुनिया में पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ उठा रहा है, तो उस कश्मीर के इस इशू के हवाले से भी नौजवानों ने एक जिम्मेदारी महसूस करते हुए सोशल मीडिया पे भी काम
अपने हिसाब से एक अच्छा काम कर रहे हैं ये सारे नौजवान। और सिर्फ यही नहीं, और भी मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों में जो एक बेहतरी है वो हमने देखी है, मगर ये बेहतरी आज भी इस वक्त भी हमारे अपने हिसाब से, हमारे कल के हिसाब से तो बेहतर है, मगर दुनिया के हिसाब से बेहतर नहीं है। हमें और काम करने की ज़रूरत है। और नौजवानों को किन मसाइल का सामना है, नौजवान जो है वो आज भी एक बड़ी तादाद में बेरारवी का शिकार हो रहे हैं। उनको उनके अंदर मुदाफ़ियत की जो क़ुव्वत है वो कैसे पैदा की जा सकती है कि उन्हें वो ताकतें जो इंसानियत से बहुत दूर जो काम कर रही हैं, वो मतलब जो एक वो भी किस तरह हमारे नौजवान को ट्रैप करती हैं। और उसमें आप जो नाजरीन हैं, आप जो इस वक्त हमें देखने वाली माएँ हैं, जो बहनें हैं और जो हमारे भाई हैं, वो अपने अजीज़ों को, अपने इन नौजवानों को सही समत की तरफ किस तरह जो है वो भेज सकते हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये नौजवानों की बहबूद के लिए एक अरसे से काम कर रहे हैं और आप इनके नाम से, इनके काम से वाकिफ़ भी हैं। हमारे साथ हैं उमैर जालियांवाला। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। सुबह खैर। सुबह खैर। कैसे हैं आप? I'm good. Very well, thank you. I'm good too. It's good to be on your show again. Thank you. अच्छा उमैर भाई, बात कर रहे थे हम वक्फे से पहले, हमारे से कुछ और मेहमान भी मौजूद थे, तो ऐसे ही जिक्र निकला इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। तो इल्लामा इकबाल की तो बात हुई उनकी फिक्र के हवाले से कि वो नौजवानों को जो एक किरदार साजी के हवाले से उन्होंने जो उनकी तालीमात हैं उसमें हमें नज़र आया, उनका जो उनकी रिसर्च है, फिर उन्होंने अपने आप को पहचानने की बात की। तो वो सारा कुछ मतलब उस मंजिल तक हमारा नौजवान कब पहुंच सकता है, कैसे पहुंच सकता है, और इसमें हम सब लोग अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मैं चाहता हूं जरा इस हवाले से थोड़ा सा सवाल के जवाब के लिए पूरा घंटा है हमारे पास। मैं खामोश रहने को तैयार हूं, सिर्फ वक्फे के टाइम पे बोलूंगा, बाकी सारा वक्त आप। एक तो वी आर ब्लेस्ड टू बी पावर्ड बाय इकबाल्स पोएट्री। इकबाल बहुत फोरसाइट रखते थे, बहुत विजन रखते थे, और उनकी सारी बातें मैंने जितनी मुताला किया नौजवानों के लिए जो पैगाम था, क्योंकि मैं यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस और बहुत सारे नौजवानों के साथ होने वाले इवेंट्स में शामिल था, तो खैरत को गुलामी से आज़ाद कर, सोच को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। वाह। और हमने इन 100 सालों में, आप समझे इकबाल के बाद 90 साल, हमने तकरीबन जो है वी हैव सीन नौजवानों का दुनिया भर में जवानों का पीरों का उस्ताद बनना। एंड दैट केम फ्रॉम अ पोएट जिसकी पोइट्री से हम पावर्ड है। और हम कहते हैं कि उनके ख्यालात नौजवानों में कैसे आ सकें जब मेरे इर्द गिर्द तालीम के चैलेंजेस हैं। बेशुमार नौजवान हैं जो कि ना एक्सेस रखते हैं, जो रखते हैं उनमें से क्वालिटी नहीं मिलती। नौजवान अनएम्प्लॉयड है, अगर उसको नौकरी नहीं मिलती तो वायलेंस बढ़ेगा, अगर नौकरी नहीं मिलती तो उन ग्रुप्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा जिनका आपने जिक्र किया, नौकरी नहीं है तो ड्रग्स बढ़ेंगे। मैं कैसे नौजवानों से तवक्को करूं कि वो हायर लेवल थिंकिंग में जाएं जब वो सर्वाइवल माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाते। मेरे दिमाग में 2 मशीनें हैं फ़हीम, एक का काम मुझे जिंदा रखना है, दूसरे का काम मुझे बढ़ाना है। ये जिंदा रखने वाला इज लाइक द सिक्योरिटी गार्ड आउटसाइड। सही है। जब तक मैं इस मोड से बाहर नहीं आता ना, मैं इकबाल वाली सोच तक नहीं पहुंच सकता। मगर वो आपकी बात को मैं एग्री करता हूँ कि ये मसाइल का हमें सामना है बहसियत कौम, जिसमें आपने कहा कि तालीम का मुनासिब ना होना, बेरोज़गारी का होना, और ये तशद्दुद और इसके हवाले से जराइम और मनशियात, ये सारी वो ऐसी बीमारियां हैं जो कि दीमक की तरह हमारे टैलेंट को, नौजवानों के टैलेंट को खा रही हैं। मगर क्या ऐसी सूरत हाल में हमें हाथ पे हाथ रख के ऐसे वेट करना है कि हमारे मुल्की हालात और ये सारे मामला जब बेहतर होंगे, जब नौकरियां होंगी, तालीम होगी, जब सारे मामला ठीक हो जाएंगे, तब हमारे नौजवान को रास्ता मिलेगा? या आज भी इन नौजवानों के पास एक रास्ता मौजूद है? आई थिंक बहुत अच्छी है आपने जो बात की, हाथ पे हाथ रखने वाली। मेरा नहीं ख्याल कि कोई हाथ पे हाथ रख के बैठा है। या तो लोग खौफ में हैं या लोग हाथ मिला रहे हैं या हाथों से कुछ कर रहे हैं। मैं तो ऐसे ही लोगों को ज्यादा देखता हूँ कि चाहे अगर वो बातें भी कर रहे हैं ना, ट्विटर पे बातें कर रहे हैं, या जो आम फहम हम कहते हैं ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस हैं, नॉट बैड, लेकिन पहला स्टेप कलाम होता है।
जब कलाम बहुत ज्यादा होता है सोसाइटी में तो फिर इस्लाह होना शुरू होती है, और मुझे लगता है पाकिस्तान इस्लाह की तरफ जा रहा है, मुश्किलात से गुजर रहा है लेकिन जा रहा है इस्लाह की तरफ। सो कैसे हाथ पे हाथ धरना इज डेफिनेटली नॉट द आंसर। ना नौजवान हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, ना उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, ना उसके बड़े बैठे हुए हैं, लेकिन जो एक्शन है वो कलेक्टिव होने की जरूरत है। वो ना बड़े नौजवानों के लिए कर सकते हैं, ना जवान सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मजमूई तौर पे हमें एक नौजवानों से मतलब एक जो रिजल्ट चाहिए, जो रिस्पांस चाहिए, जो जिसको हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तरतीब क्या हमें जो है ना वो थोड़ी सी छेड़नी पड़ेगी कि हमें रिजल्ट्स डिफरेंट मिले। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, मगर उससे पहले मेरे प्रोड्यूसर्स के ऑर्डर आ चुके हैं कि भाई आपने एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, तो जनाब हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो आप दोस्त भी हमें कॉल करिएगा और कॉल करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमैर जालियांवाला, जिनसे हम बात कर रहे हैं नौजवानों के हवाले से कि नौजवानों को हम किस तरह जो है वो इनसे और ज्यादा बेहतर जो है वो रिजल्ट्स इनसे ले सकते हैं, क्योंकि हमारी आबादी वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। अगर ऑन पेपर्स देखा जाए तो हमारे लिए यही नौजवान फख्र का बायस है कि हमारे पास इतने % नौजवान है, और मगर ये फख्र सिर्फ कागजों पे और नंबर्स की हद तक होना चाहिए या ऑन ग्राउंड हमें कुछ बेहतर रिजल्ट्स मिलने चाहिए नौजवानों की तरबियत के हवाले से, उनकी जिम्मेदारी के एहसास के हवाले से आज हम ये बात कर रहे हैं। उमैर भाई, वक्फे से पहले हमारी बात हुई, हम बात ये कर रहे थे कि जहां हमारे पास मुनासिब तालीम के निज़ाम के ना होने के मसाइल हैं, जहां बेरोज़गारी के मसाइल हैं, जहां ये लड़ाई झगड़ों के और ये आपस में फ़िरकों और सियासी लड़ाई झगड़ों के मसाइल हैं, जहां जराइम की बढ़ती हुई शरह है, जहां मनशियात की बढ़ती हुई शरह है, वहाँ पे इतने चैलेंजेस का सामना करते हुए जो हमारे नौजवान हैं, इनसे मजमूई तौर पे हम एक बेहतर कारकर्दगी किस तरह हासिल कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो परफॉर्मेंस से पहले जो है ना जरा करंट हालात को देखना जरूरी होता है, और उसमें जो बड़े और नौजवान दोनों को और हमें बतौर कौम सोचने की जरूरत है वो हमारी शनाख्त के ऊपर है। लेकिन शनाख्त मुझे सेंस देती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरी अगर शनाख्त आप हिला देते हैं और उसको हर 10 साल में नई हुकूमत के साथ एक नया लिबास पहना देते हैं, अगर उस पे मेंबर से अलग मैं ख्याल सुनता हूँ, मैं अपने सूबे के अंदर अलग ख्याल सुनता हूँ, तो मैं एज नौजवान बहुत लॉस्ट फील करता हूँ। सही है। जहाँ जिन कौमों ने तरक्की की है, जिनके नौजवान अच्छे हैं, स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, परफॉर्म करते हैं, उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंकर है, और वो हमारे रीजन में ही आपको मिल जाएगा कि नौजवानों की शनाख्त चाहे वो नेशनलिज्म में आ गई है, चाहे वो अपने रिलीजन, व्हाटएवर इट इज, लेकिन फर्म है। सो 3 चीजें जो ये शनाख्त बनाती है। नंबर 1 इज कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 इज माई एजुकेशन, माई करिकुलम, मुझे क्या पढ़ाया जाता है, और नंबर 3 इज माई रिलीजन। आप देखें ये तीनों चीजों पे हमारे दरमियान बड़े इख्तलाफात हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मुसलसल डिस्कशन में आता है, नौजवानों को जो राइट्स, इंसानों को जो राइट्स मिलते हैं वो उनको नहीं मिलते, सो फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट देयर। रिलीजन, आपने वक्त गुजारा है, अभी हम यही बात कर रहे थे, मैंने वक्त गुजारा है, उसमें जितनी लड़ाइयाँ हैं जो दूसरों को गिराना है, बतौर नौजवान मैं कंफ्यूज फील करता हूँ कि सच क्या है, हकीकत क्या है। नंबर 3 मेरा करिकुलम है, मेरी तालीम के अंदर आपने मैथ, साइंस, इंग्लिश सब कुछ पढ़ा दिया, आपने शख्सियत नहीं पढ़ाई, आपने सोच नहीं पढ़ाई, आपने मुझे खौफ नहीं सिखाया, आपने मुझे मेरे बायसेस, मेरी स्टेरियोटाइप्स नहीं बताए, तो आपने मुझे बेहतर इंसान तो नहीं बनाया। सो शनाख्त जो है इस कौम का एक मसला है और हमेशा से मसला रहा है, और मसला 2 नेशन थ्योरी से अभी तक चलता हुआ आ रहा है कि हम हैं कौन, हमारा कल्चर क्या है, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर। और इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए हमें माजी छोड़ के मुस्तकबिल देखने की ज़रूरत है। क्या बड़े और जवान एक मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या हम बतौर पाकिस्तान एक मुस्तकबिल देख रहे हैं? मेरा ईमान है कि जिस दिन हम एक मुस्तकबिल देख रहे होंगे हम सारे के सारे फॉल इन लाइन कर जाएंगे। ठीक है, मगर ये जो हम माजी को तो तब छोड़ सकेंगे जब हम ये जो जमूद है ये टूटेगा जब। ठीक है, तो ये एक ब्रेक बीच में आएगा कैसे, ये कौन लेके आएगा? ये इसमें रियासती सतह पे काम होने की जरूरत है, जिस हद तक जितनी शिद्दत से उतनी ही शिद्दत से हमें बहसियत वालिदैन जो अगली नस्ल हम यहाँ पे तैयार करके दे के चले जाएंगे,
हमारी कितनी जिम्मेदारी है। हाँ, हमें वो मेरा ख्याल है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पे भी है। तो वो जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, हुकूमत से तो हम अपील करते हैं और हम एक उम्मीद भी रखते हैं कि शायद ये वो गवर्नमेंट है जो तालीम के हवाले से काम करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले 3.5 करोड़ उन बच्चों का जिक्र किया जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और वो स्कूल नहीं जा पा रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपने इन आने वाले जो 4 साल हैं, अगर ये 5 साल हुकूमत पूरी करते हैं, अल्लाह करे करें, तो इसके ऊपर भी काम करें तालीम के शोबे में, क्योंकि जिस तरह इन्होंने इस मसले को हाईलाइट किया है, हम चाहते हैं कि कोई रिजल्ट मिले, कोई गवर्नमेंट आके इस हवाले से काम करे। मगर रियासत के अलावा जो पेरेंट्स हैं वो क्या रोल प्ले करें? रियासत का एक रोल जरूरी है और वो है कि रियासत को जो है वो अनबायस्ड होना चाहिए। ठीक है, रियासत का काम इंश्योर करना है कि फाटा का नौजवान, बलूचिस्तान का नौजवान, जो कि अगर पाकिस्तान में 100 नौजवान हो सिर्फ, तो बलूचिस्तान में सिर्फ 4 आते हैं, फाटा में सिर्फ 4 आते हैं, पंजाब में 38 नौजवान आ जाते हैं। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से रिसोर्सेज भी हैं, इसकी वजह से कल्चरल भी माइंडसेट्स बिल्ड हुए हैं। और स्टेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ नौजवानों को या कुछ खित्तों को ओन नहीं करती उस अंदाज में, उन्हें वो राइट्स नहीं देती जो कि देने चाहिए, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मूवमेंट्स बन जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वायलेंट ग्रुप्स बन जाते हैं। सो स्टेट का काम है कि इसको अनबायस्ड अंदाज में हर किसी को इंक्लूड करे और सिर्फ 3 चीजें इंश्योर कर दे। हर किसी को हेल्दी लाइफ मिल सके, ठीक है, हर किसी को हक हो कि वो तालीम, नॉलेज हासिल कर सके, और नंबर 3 कि उसको रोजगार मिल सके। ठीक है, ये 3 फंडामेंटल्स हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बताते हैं, और हमारे नौजवान इन तीनों के लिए बहुत परेशान है। सो स्टेट हैज टू इंश्योर कि एवरी यंग पर्सन कैन लिव अ हैप्पी लाइफ, कैन गेट द एजुकेशन दे वांट एंड हैव अ लाइवलीहुड, के कमा सकें। पेरेंट्स का क्या रोल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पेरेंट्स के रोल के लिए बात करनी है मुझे। एक कॉलर हमारे साथ होल्ड है, पहले इन्हें शामिल कर लेते हैं, फिर जरा इस तरफ आते हैं, और फिर उसके बाद हमें जो एक नेगेटिविटी, ये जो इतना बड़ा वायरस इस नौजवानों के अंदर जो है पल रहा है, इसके बारे में भी मुझे जरूर बात करनी है आज, कि हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं। हमें दूसरा बंदा गलत नजर आ रहा होता है, क्या ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद भी गलत हो सकते हैं? इस वजह से हमें सारे गलत नजर आ रहे हैं। हमने खुद एक हरे रंग की ऐनक लगाई हुई, पूरी दुनिया हरी नजर आ रही, कि वाकई दुनिया हरी है, हम सही है। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, फहीम अब्बास साहब, याहिया बात कर रहा हूँ। याहिया भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, और हमारे दोस्त, हमारे मेहमान को बहुत सलाम हो। इनकी बात बड़ी इंस्पायरिंग है, जो मैं कहता हूँ वही बात इन्होंने की है। जाहिर है इनका एक मोटिवेशनल स्पीकर है। देखिए फहीम भाई, एक बात अर्ज करूँ आपसे, प्रॉब्लम पता है कहाँ है? हमने अल्लामा इकबाल को पढ़ाया जरूर, और अब पढ़ने के बाद वो अल्लामा इकबाल की वो जो हम बचपन में पढ़ते हैं, शायद उसको भी हमें पसे पुश डाल दिया। बात ये है कि जब आप नौजवानों के लिए कोई राह नहीं बनाते, उसको उसके एनर्जी को कहीं आप उसको स्ट्रीम लाइन में लेके आते, तो नौजवान कहीं ना कहीं भटक जाता है। बेशक आज हमारी और हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपने बात की ना, तो मैं सिंपल सी बात करूंगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करें। ये बैठे हैं हमारे भाई जाली वाले साहब, इसको सेकंड करेंगे। इनका सबसे बड़ा मोटिव तालीम था, और इन्होंने कहा था हम यूनिफाइड एजुकेशन करेंगे। आज मैं देखता हूं कि बड़े बड़े स्कूल, अभी भी चांस है, यकीन करें, कराची के अंदर इतने बड़े बड़े स्कूल की जगहें मौजूद, तबाह और बर्बाद है, उन पर कोई काम नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूल को माफिया बना दिया गया। अब मसला ये कि जब आप यूनिफाइड स्कूल ऑफ एजुकेशन नहीं करेंगे, तो आपके बच्चे किधर क्या करेंगे? वो तो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी एक चीज ये होती है कि जब आप, मेरा बच्चा पढ़ के निकले, मेरा बच्चा, किसी का भी बच्चा पढ़ के पैसे लगा के, इतने पैसे लगा के जो आता है बाहर, तो उसको जॉब नहीं मिलती, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो अल्टीमेटली या तो करीम उबर का ड्राइवर बनने की कोशिश करता है, या कुछ और बनने की कोशिश करता है। अब सवाल ये होता है कि जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, उसको सेहत और तालीम नहीं मिलेगी, तो कहाँ जाएगा? मेरा सवाल जालिया वाला साहब से ये है, क्योंकि मैं खुद भी, मेरी भी कोशिश होगी, आपको पता है मैं मोटिवेट करता हूँ, कभी भी किसी को मायूस नहीं करता, लेकिन एक सवाल ये है कि आज मेरा बच्चा अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसके पास प्ले ग्राउंड नहीं खेलने के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ, उसके पास अच्छी तालीम की तरह नहीं है, उसके पास अच्छी सेहत नहीं है, तो वो कैसे रोशन मुस्तकबिल का सितारा बन सकता है? मेरा तो सवाल किया। मैं सिर्फ एक बात और कहूंगा खत्म करके, जो हमेशा कहता हूं फिर भी, कि मैं कहूंगा कि मिल्लत पे इस्तवार रख, और कहते हैं कि तवस्सा रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। उम्मीदें बाहर रख। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नहीं, मेरी अस्थि ने चढ़वा दी है आया ने वेरी एक तो बहुत ही, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक बाप बहुत अब्यूजिव, और आप समझे वो हर तरह का, जैसा आप एक बहुत ही बुरा बाप इमेजिन करें वैसा, शराबी, अब्यूज, वायलेंस करने वाला, उसके 2 बच्चे, और दोनों को ट्रैक किया रिसर्च करने वालों ने, जानकारी करने वालों ने, कि देखें ऐसे बाप से बच्चों पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखा तो एक जो है वो बाप से भी बुरा बन गया,
यानी अच्छा। उससे ज्यादा वायलेंट, उससे ज्यादा शराबी, ऑल द बैड। और दूसरा जो है बिल्कुल ऑपोजिट, बहुत ही अच्छा और काबिल और कमाने वाला, फैमिली का ख्याल रखने वाला। सो दोनों से सवाल पूछा कि भाई ये कैसे हुआ, और दोनों का जवाब एग्जैक्टली सेम था कि विद अ फादर लाइक दैट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। कि जिसका सही है। बाप ऐसा हो आप उससे क्या तवक्को क्या कर तवक्को कर सकते सकते हैं? हैं। तो यहाँ पे या जो इंसानी चॉइस है ना, और ये नौजवानों के ऊपर है कि मैं स्टेट की बात करता हूँ, पेरेंट्स का रोल है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन नौजवानों का भी रोल है और हमें उस पर जरूर बात करनी चाहिए कि आप कैसे जेल में रहते हुए आजाद हो सकते हैं। वाह, ये इंसान है। आप कराची में रहते हुए, गंदगी में रहते हुए आप फाउंडेशंस बना सकते हैं। आप एक ऐसे मुल्क में जहां इलाज ना मिलता हो आप इंडस हॉस्पिटल बना सकते हैं। सो ये इंसानी ताकत क्या है, इसको जरा हम क्लोजिंग के लिए रखेंगे। आप ले लें ब्रेक। बिल्कुल सही। नहीं, ब्रेक नहीं है हमारे पास वक्त है, कुछ थोड़ा सा कम ही वक्त है। मैं आना चाहूंगा नेगेटिविटी के हवाले से। आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पे है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पूरी फौज है, एक पूरा मतलब इतनी बड़ी तादाद में लोग, नौजवानों की तादाद, वो सिर्फ और सिर्फ वो मनफी सोच जो है ना वो नजर आ रही होती है उनकी बातों में। वो किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसे बुरा भला कह रहे हैं, कोई चीज सुन रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं। मतलब आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो आप किसी को डिमोटिवेट समझना अपना फर्ज समझते हैं क्या? तो मतलब इस तरह के उनको नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं। तो वो इस नहज तक कैसे पहुंचे हैं और उनकी वो तरबियत कैसे हो सकती है? तो थोड़ा सा इस बारे में मुझे बताइए। सो एक तो मेरी ये बात कि मेनी टाइम्स पीपल डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। आप ऐसे कर रहे हैं ना, अभी आपका ये पैर हिल रहा है, आप फैसला नहीं कर रहे। यू नो दिस इज हैपनिंग। क्या ये जुर्म है? तो क्यों ये हो रहा है? देखिए, मैं घर से मैं एक मिसाल देता था कि अब्बा को दफ्तर में डांट पड़ती है। अब्बा गाड़ी भगाते हुए आते हैं, रास्ते में कुरंगी वालों को, ट्रक वालों को गालियां देते हुए घर पहुंचते हैं। घर पे सब खौफ में आ जाते हैं। माँ को फिर डांट पड़ जाती है, माँ बच्चों को उठा के मार देती है, बच्चे जाके गली में कुत्तों को लाते मारते हैं। व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज आई हैव बीन किक्ड। आपने मुझे नुकसान दिया है, मैं क्या करूं? या तो मैं पावरफुल हो जाऊं, मैं अवेयर नौजवान हो जाऊं, मैं इकबाल के खुद ही फलसफे पे आ जाऊं कि मुझे आप गाली दें और मैं मुस्कुरा सकूं। लेकिन मेरा नौजवान अभी ऐसा नहीं है, उसको ऐसा बनाने की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मुझे मिलता है मैं वैसे ही पास कर देता तो हूँ। कौन बनाएगा उसे? तो कौन बनाएगा, इसमें आपने जो दूसरा सवाल किया पेरेंट्स वाला, मैं उस पर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा और आपके हाथों से कहना चाहूंगा, ऐसे हाथ करें। जब ये नौजवान पैदा हुआ है ना, इसमें दो खौफ हैं। ये दिमाग है, एक खौफ है गिरने का, एक खौफ है ऊंची आवाज का। इसके अलावा कोई खौफ नहीं है। इसको थोड़ा सा आगे करें। ये उसकी पैदाइश से पहले दिमाग की वायरिंग हो गई है। ओके। अगर माँ ने